आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मोरविनंदन क्लासेस। तो बच्चों एकाग्रता से तैयार हो जाओ। मोरविनंदन क्लासेस आपके लिए लाया है कक्षा 10 का एसएस का पाठ 16 आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 16 आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण। भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त करके तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए हमारी सरकार द्वारा आयोजन का मार्ग स्वीकार किया गया। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के अमल द्वारा तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने का कार्य हाथ में लिया गया। इसके लिए वित्तीय नीति, राजकोषीय नीति और औद्योगिक नीतियों की समय समय पर घोषणाएं की गईं। परंतु अनेक योजनाएं पूरी हुईं, तब तक सच्चे अर्थों में आर्थिक विकास साधने में सफलता नहीं मिली। इसलिए सरकार ने असफलताओं के कारणों की जांच की। भूतकाल में की गई भूलों को सुधारने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक नीतियों को नया संचालक देने का निश्चय किया। इसके अधीन 1991 की औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास को पोषक बने ऐसे आर्थिक सुधार लागू किए, जिन्हें 1 उदारीकरण, 2 निजीकरण और 3 वैश्वीकरण के रूप में पहचाना जाता है। 1 आर्थिक उदारीकरण सरकार औद्योगिक नीति द्वारा निजी क्षेत्र पर के अंकुशों और नियंत्रणों में क्रमशः कमी करे और विकास को प्रोत्साहित करे, उसे उदारीकरण की नीति के रूप में पहचाना जाता है। शुरुआत के चरण में उदारीकरण के अधीन जो आर्थिक सुधार अपनाए गए थे वे मुख्यतः निम्नानुसार हैं। 1 उद्योग सार्वजनिक साहस के लिए आरक्षित थे, उनके अलावा अन्य उद्योगों के लिए परवाना पद्धति को समाप्त किया गया। 2 रेलवे, अनुक्षेत्र और संरक्षण के सिवाय सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। 3 उद्योगों के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्रथा रद्द कर दी गई। 4 प्रदूषण न फैले और पर्यावरण के लिए खतरा न हो, ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था को रद्द की गई। उदारीकरण से लाभ। 1 उदारीकरण के कारण निजी क्षेत्र को मुक्त विकास के अवसर प्राप्त हुए, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। 2 उदारीकरण की नीति को स्वीकार करने से विदेशी व्यापार को बल मिलना शुरू हुआ और विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। 3 विदेशी व्यापार में वृद्धि होने से विदेशी मुद्रा के आरक्षण में वृद्धि हुई। 4 उदारीकरण के परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक ढांचागत सुविधाएं बढ़ीं। उदारीकरण से हानि। 1 निजी क्षेत्र पर अंकुश घटने के उपरांत एकाधिकार की बुराई में कमी नहीं हो सकी। 2 मात्र औद्योगिक क्षेत्र पर ही ध्यान देने से भारत कृषि क्षेत्र के विकास में पीछे रहा। 3 आय की असमानता में वृद्धि हुई। 4 आयात बढ़ने से और निर्यात घटने से विदेशी कर्ज में वृद्धि हुई। 2 निजीकरण। निजीकरण अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें राज्य के स्वामित्व के औद्योगिक साहसों की मालिकी अथवा संचालन निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है। निजीकरण 2 मार्गों से होता है। 1 पहला, जो क्षेत्र सार्वजनिक साहसों के लिए आरक्षित हो वे क्षेत्र निजी विभाग के लिए खुले रखे जाते हैं। 2 राज्य के स्वामित्व की कंपनियों की मालिकी राज्य अपने पास रखे और संचालन निजी कंपनी को सौंपे अथवा संचालन राज्य अपने पास रखे और मालिकी निजी कंपनी को सौंपे। निजीकरण से लाभ। 1 निजीकरण की नीति के कारण देश में उद्योग क्षेत्र की उत्पादकीय इकाइयों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है। 2 निजीकरण के कारण पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुआ। 3 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण होने से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कार्यक्षमता में सुधार। निजीकरण से हानि। 1 निजीकरण के कारण आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, जिससे एकाधिकार को वेग मिला है। 2 निजीकरण से छोटे गृहोद्योगों का विकास उचित ढंग से नहीं हो सका, मात्र बड़े उद्योगों को ही लाभ मिला है। 3 निजीकरण के कारण मूल्य नियंत्रण में नहीं रहे, जिससे मूल्य वृद्धि की समस्या खड़ी हुई। 3 वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अर्थात देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, जिसके कारण वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी और श्रम का प्रवाह विश्व में सरलता से प्राप्त हो। वैश्वीकरण में मुख्यतः निम्न सुधार हाथ में लिए गए। 1 2 देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर करना। 2 ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना कि जिससे 2 देशों के बीच पूंजी की हेरफेर आसानी से हो सके। 3 टेक्नोलॉजी के आयात निर्यात के अवरोध दूर करना। 4 विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का आयात निर्यात मुक्त रूप से करना। वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थतंत्र पर मिश्र प्रभाव पड़ा है। कुछ लाभ तो कुछ हानि हुई है, जो निम्नानुसार है। लाभ। 1 वैश्वीकरण के कारण देश में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। 2 वैश्वीकरण द्वारा विकसित देशों में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो सकती हैं।
3 वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में टिके रहने की शक्ति प्राप्त करते हैं। हानि 1 वैश्वीकरण से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या हल करने में इच्छित सफलता नहीं मिली। 2 विकासशील देशों को निर्यात वृद्धि द्वारा जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो सका। 3 वैश्वीकरण का लाभ बड़े उद्योगों को अधिक मिला है जबकि छोटे उद्योगों को लाभ कम मिला है। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 1 जनवरी 1995 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संस्था WTO शुरू की गई। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में रखा गया है। इस संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार हैं। उद्देश्य 1 विश्व के देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर करना। 2 विदेशी व्यापार के लिए देश के उद्योगों को दिया जाने वाला संरक्षण दूर करना। 3 विदेश व्यापार नीति और आर्थिक नीतियों के साथ संकलन साधना। 4 विश्व में उत्पन्न होने वाले व्यापारी झगड़ों का निवारण करना। कार्य 1 बहुराष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े करारों के लिए आवश्यक ढांचे का निर्माण करके करारों को लागू करवाना है। 2 विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय व्यापार के लिए हुई चर्चा विचारणा और वार्ता के लिए फोरम चर्चा के लिए स्थान के रूप में कार्य करना है। 3 WTO भेदभाव बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है। 4 भिन्न भिन्न देश जो अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं उसका अवलोकन करता है और आवश्यक सुधार सूचित करता है। भारतीय अर्थतंत्र पर प्रभाव। इस संस्था की स्थापना के समय से ही भारत इस संस्था का सदस्य है। इससे भारत पर इस संस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा अथवा भारत को किस प्रकार के लाभ मिलेंगे उसकी चर्चा निम्नानुसार है। 1 विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5% था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने से हमारे निर्यात में भारी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़कर 1% से भी अधिक हो गया। 2 WTO के सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होगी। 3 WTO के सदस्य बनने से भारत अपनी कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि कर सकेगा। 4 निर्यात में वृद्धि होने से आयात पर दबाव हल्का होगा और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी। आज विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ने से सदस्य देश के रूप में भारत को उपर्युक्त लाभ ही होंगे, पर साथ साथ कुछ शर्तों का पालन भी भारत को करना पड़ेगा। विशेषकर भारत अपनी आंतर ढांचागत सुविधाएं कितनी तेजी से बढ़ाता है और विकसित देश भारत के साथ कितना सहयोग करते हैं, यह बात उस पर आधारित है। स्थायी विकास, संपोषित विकास। स्थायी विकास की व्याख्या के अनुसार भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। स्थायी विकास में पर्यावरणीय संसाधनों का अस्तित्व बनाए रखने पर बल दिया गया है। मानव सृष्टि के आसपास प्राकृतिक और मानव सर्जित आवरण अर्थात पर्यावरण पर पड़े गंभीर प्रभावों के कारण स्थायी विकास का विचार विकसित हुआ है। आज की पीढ़ी ने जो विकास साधा है और तेजी से विकास साध रहा है उसे भविष्य में टिकाए रख सके ऐसा नहीं है। वर्तमान पीढ़ी जो सुविधाएं भोग रही है वही सुविधाएं शायद भावी पीढ़ी को प्राप्त हो ऐसा नहीं, यही भय उत्पन्न हो रहा है। आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण घटता है और उसकी गुणवत्ता कम होती है। इस परिस्थिति में विकास के विचार में परिवर्तन जरूरी है। आज का विकास और उसके कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन स्थायी विकास के विचार के अधीन किया जाता है। प्राकृतिक साधनों का संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निम्न व्यूहरचना अपनानी चाहिए। 1 पुनः उपयोग में लिए जा सके ऐसे प्राकृतिक साधनों जैसे कृषि लायक जमीन, वन, जल संपत्ति आदि का उपयोग उनकी गुणवत्ता बनी रहे इस तरह करना, और जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार उपयोग में लिया जा सके ऐसे हैं जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि का समझदारी पूर्ण उपयोग करना। 2 परिवहन खर्च कम हो इस तरह उद्योगों का स्थान निश्चित करना और वाहनों में तथा उद्योगों में पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ऐसे प्रयास करना। 3 जिन साधनों को एक से अधिक उपयोग में लिया जा सके उनका अधिकतम उपयोग करना। जैसे विभिन्न सिंचाई योजनाओं का एक से अधिक उपयोग होता है, उदाहरण बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन आदि में करना। 4 प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग न हो, औद्योगिक कचरे का बिन आयोजित निकाल, जहरी रसायन, बढ़ती गंदी बस्तियां रोकने आदि पर नियंत्रण का कार्य करना। 5 उत्पादन के सभी क्षेत्रों में और पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने पर बल देना। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय।
पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 1972 में पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन हुआ। उसके बाद समय समय पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित भिन्न भिन्न अनेक सम्मेलन और शिविरों का आयोजन हुआ। उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करने का निश्चय किया गया। भारत भी इन वैश्विक उपायों में शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागृति के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है, जैसे कि एक देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। 2 प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र तथा राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। 3 विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 4 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा पास किया। 5 ओजोन स्तर में छिद्र, परमाणु कचरे का निकाल और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए वैश्विक समझौते हुए हैं। इस प्रकार पर्यावरण की जवाबदारी हम सभी की है। यदि हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वह समय दूर नहीं कि जब पृथ्वी पर समग्र जीवन नष्ट हो जाएगा। बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।